टॉन्सिल्स को निकालने के लिए बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैंने कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं देखी जो ये बताए कि टॉन्सिल्स की असल मेन वजह है क्या। टॉन्सिल्स की कुछ इलामात होती हैं और ये बहुत बुरी हो सकती हैं क्योंकि ये आपके मुंह में कंटिन्यूसली स्मेल का बाइस बनती हैं। टॉन्सिल्स इश्यूज में जो जरासीम शामिल होते हैं वो वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड पैदा करते हैं जो कि सल्फर गैस जैसी स्मेल का बाइस बनते हैं। ये जो जर्म्स हैं ये आपके गले के पिछले हिस्से में इस गैस को बना रहे होते हैं, तो इसलिए ये काफी नुकसान का बाइस बनते हैं। और ये जो गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाती है। ये जरासीम आपके टॉन्सिल्स के पिछले हिस्से में पस और म्यूकस क्रिएट करते हैं जो कि आखिरकार छोटा सा कैल्शियम का पत्थर बन जाता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर टॉन्सिल्स है क्या। असल में आपके पास 4 मुख्तलिफ किस्म के टॉन्सिल्स होते हैं। एक टॉन्सिल्स की टाइप तो वो होती है जो आपकी नाक की बैक के थोड़ा सा ऊपर मौजूद होते हैं जो कि आप वाकई देख नहीं सकते। और फिर जिन टॉन्सिल्स को आप देख सकते हैं इन्हें पालेटिन टॉन्सिल्स कहा जाता है। और ये पालेटिन का लफ्ज पालेटिन बोन से निकला है क्योंकि ये आपके गले के पिछले हिस्से या किनारे का हिस्सा है। बुनियादी तौर पर टॉन्सिल एक लिम्फाइटिक टिश्यू है जो पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस की पहली लाइन के तौर पर अमल करता है, जिसके जरिए ये जर्म्स से मालूमात लेते हैं और इन्हें बाकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भेजते हैं। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही बॉडी में कुछ जरासीम्स आते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को फौरी तौर पर अलर्ट करते हैं कि हमें इस पर कुछ करना चाहिए। जब लोग अपने टॉन्सिल्स को हटा लेते हैं तो मसाइल खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस डिफेंस लाइन को भी खत्म करते हैं तो कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसा कि नीचे की हलक में इन्फेक्शन का हो जाना या फिर लंग्स में इन्फेक्शन का ज्यादा इम्कान है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर वो पर्सन जो टॉन्सिल्स निकलवा लेता है इसको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। कुछ पर्सन्स पर ये प्रॉब्लम्स हमलावर होती हैं और कुछ पर नहीं होती। इसके अलावा वो टॉन्सिल्स जो कि जरासीम से दाखिल होते हैं इनके लिए वायरसेस और बैक्टीरियाज के दरमियान फर्क देखा गया है। तकरीबन 50 to 80% टॉन्सिल इन्फेक्शन वायरसेस से होते हैं और सिर्फ 5 to 17% बैक्टीरिया से होते हैं। और ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया की इन्फेक्शन पर काम करते हैं, वायरसेस पर नहीं। टॉन्सिल्स के बड़े मुताले के अकॉर्डिंग आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट और ट्रेन करने की जरूरत है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपनी मदर से इम्यून सिस्टम मिलता है, लेकिन हमें इसको डेवलप करने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब जर्म्स से फ्री एनिमल्स का मुताला किया गया जिनका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग था, जो इन्हें अपनी मदर से मिला था, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम को ट्रेन नहीं किया गया था, तो ये बात सामने आई कि इनके इम्यून सिस्टम के कुछ सर्टन पार्ट्स डेवलप ही नहीं हुए, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कुछ जर्म्स पर अटैक नहीं कर पाया। मैं ये सारी रीजंस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार आपके बच्चे टॉन्सिल्स का शिकार हो जाते हैं और आप क्या करते हैं कि आप फौरन इनको कोई एंटी इन्फ्लामेटरी देने लगते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे आप जल्द अज जल्द उन टॉन्सिल्स से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दर हकीकत ये बेहतर आइडिया हो सकता है कि आप इस इन्फेक्शन को बरकरार रहने दें ताकि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। मैं अपनी इस रिसर्च के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जिससे मैंने विटामिन डी की कमी से स्किन में फूली हुई टॉन्सिल्स के दरमियान अहम रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। एक और रिसर्च में मैंने ये नोट किया है कि जिंक की कमी भी फूली हुई टॉन्सिल्स को क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा आयरन की कमी के असरात भी महसूस किए गए हैं और ये तो हमें पता ही है कि जिंक, विटामिन डी और आयरन हमारे इम्यून सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं। और जो विटामिन डी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जर्म्स से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी एक और रीजन भी है कि टॉन्सिल्स की मुश्किलात के एक खतरे का बाइस सूरज की रोशनी की कमी भी है। सर्दियों में टॉन्सिल्स के मामला ज्यादा पेश आते हैं बमुकाबला गर्मियों के, और हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान है इसमें विटामिन डी को हासिल करना बहुत मुश्किल है। और अक्सर औकात बच्चों के टॉन्सिल्स के मसाइल पर गौर करते हुए उन्हें ज्यादा सूरज की रोशनी में नहीं निकाला जाता, और वो अक्सर सालमन और सरसों का तेल भी यूज नहीं करते जिससे उन्हें विटामिन डी मिल सके। और अगर बच्चे सोडा पी रहे हैं जिसमें फास्फेट ज्यादा है तो ये खुद ही विटामिन डी को खत्म कर सकता है। तो अगर आपके टॉन्सिल्स की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और ये आपके सांस लेने पर भी असरअंदाज हो रहे हैं और खराटों को भी क्रिएट करते हैं, तो हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने विटामिन डी की कितनी मिकदार को यूज करना है। इस हवाले से एक मेंटेनेंस डोज के अकॉर्डिंग मैं आपको 10,000 IUs सजेस्ट करती हूँ। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, शायद 20 से 30,000 IUs तक। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये यकीनी बनाना है कि आप विटामिन डी के साथ विटामिन K2 को भी लेते हैं, खास तौर पर जब कैल्शियम शामिल हो। और इसके बारे में एक पॉइंट ये भी है कि विटामिन K2
जॉइंट्स में से कैल्शियम को हटा देता है। तो हर 10,000 IU's विटामिन D3 के लिए आपको 100 माइक्रोग्राम विटामिन K2 भी चाहिए होगा, जो कि एक अच्छी रेशो है। आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।